नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है अपना प्रथम अध्याय पूर्ण हो गया है। द्वितीय अध्याय के अंदर अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपने को पता है अपन ने प्रथम चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के बल का नियम जो है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, यानी कूलाम नियम का अध्ययन किया था। उसमें केवल इतना ही था कि जो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है उनका कैलकुलेशन अपन ने डिटरमाइन किया, और किसी एक आवेश के चारों ओर का जो परिवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, यानी किसी परीक्षण आवेश पर बल कितना लगता है स्रोत आवेश के कारण। ये अपन ने पहले अध्याय में पढ़ा था। आगे वाला जो अपना चैप्टर है ये है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कूलाम ने केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही या बिंदु आवेश के कारण ही विद्युत बल और उससे संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया। अगर कोई एक सिस्टम या कोई एक निकाय जो पूर्ण रूप से आवेशित है, जिसको काफ़ी सारा आवेश दिया गया है, जैसे कोई प्लेट है, कोई तार है, कोई खोखला गोला है या पूरा भरा हुआ गोला है, स्पेयर है कोई कंडक्टिंग, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इन सब अध्ययन के लिए कूलाम का नियम सार्थक नहीं हो पाया। ये इसकी लिमिटेशंस थी। अतः आज अपन बात करेंगे चैप्टर सेकंड की, जिसमें अपने पास है टॉपिक गाउस का नियम और उसके एप्लीकेशंस। लेकिन गाउस का नियम पढ़ने से पहले अपने को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स को ही पूर्ण रूप से परिभाषित किसने किया था? गाउस ने किया था। और गाउस के नियम को फिर यूज करते हुए कूलाम का नियम भी सार्थक अपन करेंगे। चलो अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स की। फ्लक्स का मतलब होता है कि क्वांटिटी जो किसी एक एरिया से निकलती हो, क्वांटिटी किसी चीज़ की क्वांटिटी, चाहे वो विद्युत क्षेत्र की हो, चाहे विद्युत बल रेखाएं की हो, या किसी अन्य पदार्थ का भी और कोई फ्लक्स लेना चाहे तो वो होता है मात्रा से संबंधित, यानी कि किसी एक एरिया से कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही है या उसमें अंदर प्रवेश कर रही है, ये उसका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर कोई बल रेखाएं किसी क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है तो वो ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है। अगर उस क्षेत्र से या उस एरिया से बल रेखाएं बाहर निकलती है तो उसको अपन कहते हैं धनात्मक फ्लक्स। अगर दोनों का मान बराबर हो, अंदर आने वाले बल रेखाओं की संख्या और बाहर निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या बराबर हो, तो उस पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान 0 रहता है, क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स की क्वांटिटी बराबर है। चलो अपन बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की। परिभाषा क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, और इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इस सिंबल को क्या बोलेंगे? फाई। सुनाई दे रहा ना सबको? अपन कह सकते हैं मैथमेटिकली रूप से अगर इसका सूत्र डिराइव करना चाहें, अगर कहें कि विद्युत क्षेत्र E और कोई एक क्षेत्रफल, मान लो ये बोर्ड का क्षेत्रफल है, इसको अपन रिप्रेजेंट करें S से, S फॉर सरफेस। विद्युत क्षेत्र E में S क्षेत्रफल वाला पृष्ठ रखा हो तो उसका गणितीय रूप से जो मान होगा फाई बराबर वो होगा ES cos थीटा, जहाँ थीटा जो होता है वो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र जो है उनके बीच में बनने वाला कोण है। अपन कह सकते हैं कि थीटा विद्युत क्षेत्र E तथा बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल S के मध्य बनने वाला कोण है। अतः विद्युत फ्लक्स फाई का जो अदिश गुणनफल के रूप में जो फॉर्मूला बनता है फाई बराबर वो बनता है E डॉट S, यानी डॉट प्रोडक्ट के रूप में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो E डॉट S के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा कि विद्युत फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या अपन दूसरा भी कह सकते हैं वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है, जो अपन आगे वाले टॉपिक आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे विभव के बारे में, क्योंकि विभव का मात्रक वोल्ट होता है और विभव के रूप में अगर इसको फाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो वोल्ट मीटर उसका मात्रक बन जाता है। ये था विद्युत फ्लक्स के बारे में। फिर से सुने बच्चों कि यानी कि कोई एक क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है और इससे कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही है तो होगा फाई आउट, और कितनी बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है वो होगा फाई इन। परिणामी फाई कितना है? फाई बराबर तो फाई आउट
-5 इन, ये परिणामी फ्लक्स का मान होता है। तो हमारे पास आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो चित्रित इसको करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो ये लिखिए। लिख लिया ये सब ने, चलो अब इसी के अंदर अगर अपन ये लिखें कि ये कोई एक आवेश है Q प्लस Q मान लो, और ये किसी सरफेस पे दिया हुआ है, किसी पृष्ठ पर फैला हुआ है, तो इस आवेश Q के कारण अपने को पता है बल रेखाएं किधर होगी, बाहर निकलेगी। क्या होगी, बाहर निकलेगी। कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा अपन कहें कि अगर आपके पास इधर ऋणात्मक आवेश हो तो उससे इसके अंदर प्रवेश करेगी। सिंपल, आगे बढ़ते एक डायग्राम बनाते हैं, फ्लक्स से संबंधित डायग्राम बनाते हैं। ये कोई एक पृष्ठ है S, और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत रहता है। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा जो होती है उसके पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ये नोट में अपन लिख देंगे। मान लो यहाँ से ये बल रेखा इधर गुजर रही है, ये बल रेखाएं गुजर रही है, और क्षेत्रफल जो है S उसकी डायरेक्शन इधर है। दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, थीटा है। चल, तो फाई बराबर इसके लिए अपने पास क्या आएगा, E.S। अगर ये क्षेत्रफल S की जगह ds होता, सिंपली अगर अपन कहें, आगे वाली बात में लिखेंगे नोट में, कि अगर क्षेत्रफल भी वेरिएबल हो, कोई भी पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर समतल नहीं हो, वेरिएबल हो, चेंजेबल हो, हर एक पॉइंट के बाद उसकी शेप बदल रही है, आकार बदल रहा है, उसका क्षेत्रफल की क्वांटिटी बदल रही है, तो ऐसी स्थिति में अपन कुल फ्लक्स का कैलकुलेशन जो करेंगे उसके पृष्ठों को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। नोट में लिखेंगे, पहली बात नोट में क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल S की दिशा सदैव उसके पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, अभिलंबवत होती है। सिंपल बात। अब अगर कहें कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का मतलब बल रेखाएं इधर गुजर रही है ऐसे, और पृष्ठ जो है, जैसे मानो ये पृष्ठ है, बल रेखाएं अगर इधर गुजर रही है तो पृष्ठ की भी दिशा इधर है, बल रेखाओं की दिशा इधर है, दोनों के बीच में थीटा कोण। अगर बल रेखाएं इधर ऐसे गुजरे, परपेंडिकुलर गुजरे पृष्ठ की डायरेक्शन के, तो फाई का मान 0 हो जाता है। कैसे, ये पृष्ठ है मेरे पास, इसमें पृष्ठ का जो डायरेक्शन है S वो इधर है और E का मान इधर है, तो फाई का मान क्या आएगा, इसके लिए 0 आएगा। लिख दो बच्चों, S क्योंकि इसमें से बल रेखाएं गुजरेगी नहीं। ठीक है, 2 नंबर बात, चित्र बना लेना ये ऊपर वाला। 2 नंबर बात, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात पृष्ठ
के क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा, जैसे बोर्ड मानो एक क्षेत्रफल है, इसमें से बल रेखाएं अगर ऐसे गुजर रही है, इसका मतलब बोर्ड की दिशा भी इधर है, बल रेखाओं की दिशा भी इधर है। तो ऐसी स्थिति में अधिकतम फ्लक्स होता है, क्योंकि दोनों के बीच में कोण कितना होता है, 0 डिग्री। 180 डिग्री में फ्लक्स का मान नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि cos 180 का मान -1 होता है, ऋणात्मक। इसका मतलब पृष्ठ की डायरेक्शन तो इधर थी और बल रेखाएं इधर इंटर कर रही है, क्वांटिटी तो उतनी रहेगी लेकिन इसको नेगेटिव कहेंगे। पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र E की दिशा परस्पर समांतर हो तो फाई का मान अधिकतम होगा, तो फाई का मान अधिकतम होगा। और इसमें क्या होता है भाई, 0। ठीक है। तीन नंबर, यदि थीटा बराबर 180 हो, अर्थात क्षेत्रफल S के सामने से बल रेखाएं अंदर की ओर आती है, तो फाई बराबर -ES होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि cos 180 का मान -1 होता है। अर्थात फ्लक्स ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। नीचे वाला में लिखिए, विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। जब बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती हो, तो विद्युत फ्लक्स सदैव क्या लेंगे भाई, धनात्मक। और उसका उल्टा क्या होगा, जब बल रेखाओं की परिभाषा लिखवा रखी है ना मैंने तुम लोगों को, क्या होती है बल रेखाएं? बल रेखाएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण, यानी कि वे काल्पनिक रेखाएं
जिसको किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने में काम में लिया जाता है। जब बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर आती है तो फ्लक्स ऋणात्मक कहलाता है। फ्लक्स ऋणात्मक कहलाता है। और जब पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाएं और अंदर की ओर आने वाली बल रेखाएं बराबर हो तो फ्लक्स का मान शून्य होगा। फ्लक्स का मान शून्य होगा। याद रखना है तुम लोगों को साथ साथ में कि फाई का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी फ्लक्स की वैल्यू अपन लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, नोट में, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा लिखा है तुम लोगों को, ध्यान रहे इस बात का। आगे, अर्थात परिणामी फ्लक्स को अपन कैसे कहेंगे? फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्स, एक ही बात है, इसको शॉर्ट में फ्लक्स ही कहेंगे। फाई आउट मतलब बाहर निकलने वाला, माइनस फाई इन, जो ज़्यादा है उसी हिसाब का। अगर फाई आउट यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स ज़्यादा है तो फ्लक्स धनात्मक हो जाएगा। अंदर आने वाली बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है तो फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा। अगर दोनों बराबर है तो फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको तो मेन रूप से परिभाषा तो याद रखनी है कि किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये परिभाषा तो याद रखनी है, यानी कि उन बल रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहेंगे जो किसी पृष्ठ से निकलती है। सिंपल, मैंने कई बार उदाहरण अभी दे दिया है। मान लो बोर्ड का अपना एक पृष्ठ है और इस बोर्ड में कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, कितनी बल रेखाएं इसे निकल रही है बाहर, वो उसका फ्लक्स कहलाएगा। ऐसे हर एक मटेरियल का फ्लक्स होता है। आप हवा का फ्लक्स की बात कर सकते हो, किसी पाइप में से हवा कितनी निकल रही है, वो एयर का फ्लक्स हो जाएगा। कोई ऑयल निकल रहा है किसी पाइप में से, पानी निकल रहा है, तो पानी किसी एरिया, किसी पाइप में से पानी की मात्रा कितनी निकलती है, वो वाटर का फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सममित नहीं हो, सममित नहीं होने का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, हर जगह उसका मान समान नहीं हो, अर्थात क्षेत्रफल का मान हर बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं हो, प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं हो, या विद्युत क्षेत्र समान नहीं हो, विद्युत क्षेत्र E
का मान समान नहीं हो। समान मतलब बराबर, एक जैसा नहीं हो तो पृष्ठ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त माना जा सकता है। जैसे ये पृष्ठ है बच्चों, इसमें कहीं आकार कितना ही है, कहीं कितना ही, तो इसको अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। ये छोटे छोटे टुकड़ों में अपने इसको डिवाइड कर लिया। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, मान लो डेल्टा S1 है, डेल्टा S2 है, डैश डैश डेल्टा SI कह देंगे। तब विद्युत फ्लक्स फाई का मान प्रत्येक पृष्ठीय अल्पांश, अल्पांश मतलब छोटा सा भाग, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स के योग के तुल्य होता है। फ्लक्स के योग के तुल्य, बीजगणितीय योग है क्योंकि एलजेब्रा है, तुल्य होगा। ठीक है, डायग्राम बना सकते हो तुम लोग, किसी एक पॉइंट पर आप डिनोटिंग दे सकते हो। ये EI कह सकते हो, थीटा एंगल SI कह सकते हो। ठीक है, डेल्टा SI, ये SI मान लो ये वाला है, ये जो पृष्ठ है ये SI पृष्ठ है। इससे निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो फाई आई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, E1 डॉट S1 प्लस E2 डॉट डेल्टा S2 सो ऑन EN डेल्टा SN। ठीक है, अब सिग्मा में इसको कैसे लिख देंगे, सिग्मा आई का मान कहाँ से भी 1 से लेकर n तक EI डॉट SI। ठीक है, सभी टुकड़ों के अंदर इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, इससे तो सब की वैल्यू डिटरमाइन कर ली जाएगी। सबको ऐड कर दो तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा इस पूरे पृष्ठ S से। ये सबको टोटल पृष्ठ कितना है S, और S से कुल कितना फ्लक्स निकला वो सभी टुकड़ों से निकलने वाले फ्लक्सों का योग कर दो। क्यों, क्योंकि किसी टुकड़े का आकार ज़्यादा है तो किसी का कम है, इस हिसाब से प्रत्येक टुकड़े से फ्लक्स की वैल्यू वेरिएबल है, चेंजेबल है, कम ज़्यादा है, तो सब के जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स वैल्यू आ जाएगी पृष्ठ से, और गणितीय रूप से इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो, यदि डेल्टा S जो है टेंस टू 0, मतलब इसका वैल्यू बहुत कम लें तो फाई का मान 11th में सिखाया था मैंने तुम लोगों को, अगर किसी राशि का मान 0 के लगभग नज़दीक हो तो उस योग को समाकलन के रूप में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। यदि डेल्टा S टेंस टू 0 हो तो फाई का मान समाकलन रूप में ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है कैसे भाई, फाई बराबर इंटीग्रेशन कर दो, इसको बंद पृष्ठ है इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर सर्किल दे दो, ES। ठीक है, फिर भी अगर लिखना चाहो
तो एस को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि अल्पांश है इसलिए डी एस की फॉर्म दे दो इसको। ये डेल्टा किस में बदल जाएगा, डी एस में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर इसको एक्सटेंड करना तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा के रूप में और लिख दो, इसको लिखना चाहो तो ई डी एस कॉस थीटा, ये भी ठीक है। अंदर सर्किल ये शो करता है कि क्लोज बंद पृष्ठ है, इसलिए न भी लगाओ तो भी चलता है। अपने आप ये शब्दावली में हमने लिख दिया कि बंद पृष्ठ से निर्गत खुद विद्युत क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। आवेश का वितरण आगे का अपना टॉपिक है। आवेश का वितरण कैसे हो, चलो एक न्यूमेरिकल और कर देते हैं बीच में। क्वेश्चन, यदि विद्युत क्षेत्र E बराबर E बराबर 200I प्लस 300J, 200I कैप प्लस 300J कैप, समझ में आ रहा है ना बात है वेक्टर फॉर्म में। आई जे के का मतलब आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के अनुदिश। इसका मतलब ये जो पृष्ठ है वो एक्स वाई तल के अंदर है। किस तल में है ये, एक्स वाई तल के अंदर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। में स्थित पृष्ठ एस 5 × 10⁻³ तो इसका मात्रक नहीं लिखा, वोल्ट प्रति मीटर। S बराबर 5 × 10⁻³ जे कैप, इसका मान पृष्ठ का क्षेत्रफल किस डायरेक्शन में भाई, वाई डायरेक्शन में इसकी दिशा है। यूँ समझ सकते हो आप कि ये एक निर्देश तंत्र है अपने पास, इधर वाई दिशा, इधर एक्स दिशा, इधर जेड दिशा। पृष्ठ जो है वो ये है, यहाँ पर है ऐसे, इधर ऐसे, ये पृष्ठ है, ये एक्स और ये वाई तल। तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर वाई डायरेक्शन में कौन सा सदिश होता है भाई, जे कैप। एक्स दिशा में कौन सा होता है, आई कैप, और इसमें कौन सा होता है, के कैप। आ रही है बात समझे तुम्हारे, ऐसा है कुछ। से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। में स्थित पृष्ठ एस से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन ये बनाओ तो ठीक है, कहीं साइड में बना देना, नहीं बनाओ तो वाह, कहीं साइड में बनाओ तो बना देना, नहीं बनाओ तो चलता है। 11वीं क्लास में अपने अच्छे से पढ़े हैं ये अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अपने खूब पढ़ा है। हम कह सकते हैं कि फाई बराबर होता है ई डॉट एस। तो फाई बराबर ई का मान कितना है भाई, 200I कैप प्लस 300J कैप डॉट एस का मान कितना है, 5 × 10⁻³ जे कैप। आपको पता है अदिश गुणनफल में जे का जे के साथ ही गुणा होता है, आई का आई के साथ, के का के साथ। तो क्या कितना का मान आएगा, जे कैप का केवल 300 से गुणा कर दो आई कैप के साथ तो 0 हो जाता है। कैसे, आगे नोट में मैं लिख रहा हूँ, सिंस आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इन सब का मान तो होता है 1। बाकी आई डॉट जे करोगे
या जे डॉट के लिखोगे या के डॉट आई लिखोगे तो ये सब जीरो हो जाते हैं। किसके बराबर हो जाते हैं? जीरो, क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। कोस 90 का मान जीरो, ये अपन ने अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? 5 3 15, 1500 1500 इंटू 10 की पावर -3 क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर। 10 की पावर -3 को गायब करना चाहो तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाओ, वैसे क्या होता है? 1.5 वोल्ट मीटर कह सकते हैं। उत्तर आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताब में है, आप करना। अगला अपना जो टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। टॉपिक का नाम क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट में लिखाऊंगा, इसमें भी ज़्यादा अपन गाथा नहीं लिखेंगे। सतत आवेश वितरण में क्या होता है कि अगर आप किसी भी निकाय को आवेश देते हो और अगर वो चालक है, चलो कुचालक भी हो, तो अगर उसके समान रूप से अगर आवेश को प्रसारित करते हो उस पर, जैसे चालक है तो चालक को तो आवेश दोगे तो उसके पृष्ठ पे अपने आप फैल जाएगा। कुचालक है तो कुचालक को आवेश दोगे तो हर जगह उसको आवेश देना पड़ेगा, तब जाके वो सतत वितरित होगा। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, हर जगह समान हो, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पहला है रेखीय चार्ज। पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय मतलब जैसे किसी तार को आवेशित कर दिया, तार को आवेशित करना, बेलन को आवेशित करना, ये सब क्या है? रेखीय आवेश वितरण के उदाहरण हैं। ठीक है। यदि लंबाई के अनुदिश आवेश समान रूप से वितरित हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि लंबाई के अनुदिश आवेश समान रूप से वितरित हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में आवेश का मान लैम्डा लिया जाए, इसको क्या कह सकते हैं भाई? रेखीय आवेश घनत्व। याद रखना बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे? लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा लिया जाए तो dq आवेश dx या dl, x एक्सिस में तो dx कह दो, y एक्सिस में तो dy कह दो, z एक्सिस में dz, r दूरी को तो dr कह दो, या dl दूरी, dl लंबाई में वितरित होता है तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? dq/dl। मात्रक क्या होगा इसका? कूलाम प्रति मीटर।
रेखीय आवेश करें तो सूत्र क्या हो गया, लेमडा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल, यानी कि डी क्यू का जो मान है वो होगा लेमडा इंटू डी एल। डी एल को इधर गुणा करो, डी एल मतलब लंबाई L5, ठीक है, लंबाई L5, लेंथ का छोटा सा मान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई फाई पूछ ले, फाई की वैल्यू कितनी है, तो वो कितनी होती है, ई डॉट डी एस होती है। ई का मान कितना होता है, ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और क्यू का मान अगर अब लेमडा की फॉर्म में लिखना चाहें तो स्मॉल अल्पांश डी क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, और डी क्यू की जगह आप लेमडा डी एल लिख सकते हो। आगे पढ़ेंगे अभी, चलो इतना। पहला था रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। 2 नंबर है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है भाई, यदि किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित हो, यदि किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। हम नीचे लिखें, पृष्ठ के एकांक मान पर आवेश वितरण सिग्मा हो, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, वितरण सिग्मा हो, इसको क्या कह सकते हैं, वैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कह सकते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी एस, जहाँ डी एस क्षेत्रफल में डी क्यू आवेश वितरित है, आवेश वितरित है। तो डी क्यू बराबर क्या हो सकता है, सिग्मा इंटू डी एस। ये भी सही बात है, लिख सकते हो आप ऐसे। 3 नंबर है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। डायरेक्ट लिख दें, यदि किसी आयतन पर, किसी निकाय के आयतन, निकाय के आयतन पर, किसी निकाय के आयतन पर आवेश का वितरण हो, किसी निकाय के आयतन पर आवेश समान रूप से वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। वितरण कहते हैं, इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं।
वही यदि आयतन आवेश घनत्व रो हो, इसको क्या बोलते हैं, रो, RHO, हिंदी में बोलते हैं रो, ठीक है। और उसको क्या बोलते थे, सिग्मा। जैसे ये वाला सिग्मा होता है ना सिंबल बोलने में, वैसे बोलते हैं इसी को सिग्मा ही, लेकिन इस सिग्मा का मीनिंग अलग होता है, इसका अलग। ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और वो होता है आयतन, और ये होता है रेखीय, यानी रेखा के रूप में अगर, यानी लाइन एक विमीय अगर आवेश वितरित हो तो उसका घनत्व है लैम्डा। द्विविमीय हो यानी कि दो या किसी तल में हो तो उसका आवेश घनत्व जो होगा सिग्मा। और अगर त्रिविमीय हो आयतन के रूप में से आवेश घनत्व हो तो उसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों याद रखना है, एक 1 डायमेंशनल है, एक 2 डायमेंशनल है, एक 3 डायमेंशनल। यदि आयतन आवेश घनत्व रो हो तो dv आयतन में, dv मतलब आयतन का छोटा सा भाग है, dv आयतन में dq आवेश वितरण हो तो dv आयतन में dq आवेश वितरण के कारण रो बराबर dq/dv। इसका मात्रा क्या हो जाएगा भाई, कूलाम मीटर क्यूब हो जाएगा। और उसमें सिग्मा वाले में क्या था भाई, लिख देना कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। उसका मात्रा क्या होता था, कूलाम मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो dq बराबर क्या आ जाएगा, रो dv। dq बराबर क्या आ जाएगा, रो dv। आगे बढ़ते हैं। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले वाला टॉपिक क्या है, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। सतत आवेश, सतत का मतलब कंटिन्यूअस, एक जैसा, जैसे बोर्ड का हर एक पॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ है तो दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन वाली बात, एक इलेक्ट्रॉन जाता है फिर दूसरा जाता है तो वो डिसकंटिन्यूअस है। पानी की धार जो है वो कंटिन्यूअस है, वही अगर बूंद के रूप में गिरती है तो प्रत्येक बूंद डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है। सतत आवेश वितरण के कारण, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र देखो, चूंकि r दूरी पर dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, अब मैंने पहले भी कहा था विद्युत क्षेत्र को अपन लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिखेंगे, दोनों एक ही बात है। विद्युत क्षेत्र dq आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी छोटा ले लो, de ले लो, क्या आएगा kq, q की जगह क्या आएगा dq बटा r²। तो कह देंगे कुल विद्युत क्षेत्र तो आ जाएगा समाकलन E बराबर क्या आ जाएगा भाई, समाकलन ऑफ dE बराबर इंटीग्रेशन k dq बटा r²। k कांस्टेंट है तो E बराबर क्या आ जाएगा, k इंटीग्रेशन dq/r²। ये बन गया अब सूत्र अपने पास, इसी का अपन यूज करेंगे हम रेखीय आवेश वितरण के कारण। अब नंबर पहला है, पहला यहाँ तक लिखने के बाद फर्स्ट पॉइंट डालना है। रेखीय आवेश वितरण के कारण आपको पता है
कि डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एल होता है इसका मान। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के बाहर है इंटीग्रेशन लेमडा डी एल बट्टा आर स्क्वायर। अब लंबाई जितनी होगी उसका मान रख दो, इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगी। तो ई बराबर के लेमडा तो कांस्टेंट अभी आवेश घनत्व तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, आर स्क्वायर भी बाहर निकाल सकते हो, ये मान आ जाएगा। 2 नंबर पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण आपको पता है डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी एस था, अभी लिखा था अपन। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, के इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस बट्टा आर स्क्वायर, ये सब बाहर निकाल दो, के सिग्मा बट्टा आर स्क्वायर इंटू डी एस। डी एस जैसा पृष्ठ का आकार है, अगर वर्गाकार है तो भुजा स्क्वायर हो जाता है, आयताकार है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, गोलाकार है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसा पृष्ठ है उसका, उसके क्षेत्रफल का सूत्र या उसका जो मान रखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पुट करते ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। आगे 3 नंबर कौन सा था, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण के कारण आवेश डी क्यू बराबर क्या था भाई, रो डी वी। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, रो डी वी बट्टा आर स्क्वायर। तो ई बराबर के इंटू रो बाहर आ गया बट्टा आर स्क्वायर भी बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब जो हमने निकाल लिया है उसका जैसा आयतन होगा उसका मान रखो और ई की वैल्यू आ जाए। तो ये आता है सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सदिश रूप में मैंने लिखा नहीं है, सदिश में उसकी दिशा का पता चलेगा अपने को। आगे अपना टॉपिक आता है गाउस का नियम। आज का अपना जो लास्ट टॉपिक है कौन सा है, गाउस का नियम। उसके बाद उसके एप्लीकेशन शुरू होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग इस चैप्टर को लगभग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। गाउस का नियम, गाउस लॉ। गाउस लॉ तो अपना टॉपिक क्या है, गाउस का नियम। गाउस क्या बोलता है, गाउस केवल विद्युत फ्लक्स की बात करता है और विद्युत फ्लक्स से फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करता है। जैसे अभी अपन ने सतत आवेश वितरण के कारण ई का मान ज्ञात किया था ना इंटीग्रेशन में, तो वहाँ ये फाई का अपन यूज करेंगे और ई की वैल्यू आ जाएगी दोनों को। जैसे एक फाई बराबर ई डॉट डी एस था और एक गाउस के अनुसार फाई की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को बराबर रखेंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी हर एक पृष्ठ के लिए, हर एक निकाय के लिए। सिंपल इसका स्टेटमेंट क्या है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, किस में भाई, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित। ये लाइन लिखनी आ गई,
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश Q या सिग्मा Q, ठीक, कुल आवेश Q व 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से सुने, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश, जिसको अपने सिग्मा Q से रिप्रेजेंट किया टोटल आवेश को, वह 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से सुने, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, इमेजिनरी अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि ऐसा एक इसके कारण पृष्ठ बन रहा है, अर्थात फाई बराबर सिग्मा QI गुणा में क्या होगा भाई 1/ε0। एक साथ लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, सिग्मा QI बट्टा ε0। यदि अपन सिग्मा ये जो QI लिया है इसको मैं Q कह दूँ, कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो फाई बराबर सिंपल सा छोटा सा सूत्र बन गया, क्या बन गया, Q/ε0। बस ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, पहले अपने पढ़ा है, इसका मान कितना होता है बच्चों, 8.85 × 10 की पावर -12, 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान होता है इसका। कल अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि ये क्यों उपयोगी है इतना, कूलम्ब का नियम से ये ज़्यादा बेहतर क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे रहे, स्वस्थ रहे और साथ साथ पढ़ते रहिए।